चाहे कलेजा निकाल कर दे देना, ये 3 लोग कभी अपने नहीं होते। मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में कीर्तभान नामक एक राजा शासन किया करता था। इस राजा के महल के निकट एक मनमोहक देवराज इंद्र के नंदन वन जैसा एक उद्यान था। इस उद्यान में विविध प्रकार के फलों और फूलों वाले वृक्ष लगे हुए थे, जिन पर भिन्न भिन्न प्रकार के फल उगते थे। राजा के उद्यान में एक अद्भुत वृक्ष भी था, जिस पर स्वर्ण के फल लगते थे। राजा ने इस वृक्ष की सुरक्षा के लिए कई सिपाहियों को नियुक्त किया था, ताकि कोई भी इस वृक्ष से फल चुरा कर न ले जा सके। उद्यान का माली इसकी निरंतर देखभाल करता था। वह प्रतिदिन संध्या को इस वृक्ष के फलों की गिनती करता था और प्रातः होने पर फिर से उन्हें गिनता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह जब माली ने वृक्ष के फलों की गिनती की, तो उसमें से एक फल कम पाया गया। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं, तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस दिव्य कथा को पूर्ण रूप से सुनने पर ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को आखिर तक सुनें और भोलेनाथ का अनादर न करें। तब वह माली शीघ्र ही राजा के महल में गया और राजा को यह समाचार सुनाया। राजा कीर्तभान माली के वचन सुनकर तत्काल उद्यान में पहुंचे। राजा के लिए यह दृश्य देख बहुत ही विस्मयकारी था कि हमारे बगीचे में इतने सारे इंतजाम होने के बावजूद और सैनिकों के पहरे होने के बावजूद भी किसी ने एक सोने का फल चुरा लिया। इस पर राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सोने के फल चुराने वाले को पकड़कर लाएगा, उसे दरबार में सभी के सामने सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर बड़े राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। आज रात मैं पहरा दूंगा और उस चोर को पकड़कर दिखाऊंगा जिसने हमारे बगीचे से फल चुराया है। राजा कीर्तभान ने अपने पुत्र को रात में पहरा देने की अनुमति दे दी। उसके बाद बड़े राजकुमार ने उस बगीचे की चारों ओर पहरा दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने फलों की गिनती की तो एक फल कम था। राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ और सोच में पड़ गया कि वह रात भर पहरा देता रहा, फिर भी किसी ने फल चुरा लिया। उसने सुबह यह बात राजा को बताई। राजा कीर्तभान ने देखा कि उनका बड़ा पुत्र सोने के वृक्ष की रक्षा में असफल रहा। उसके रात में पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा ले गया। अगले दिन राजा के दूसरे पुत्र ने अनुमति मांगी और कहा, पिताजी, मैं आज वृक्ष की सुरक्षा करूंगा। मैं देखूंगा कि फल किसके द्वारा चुराया जा रहा है। राजा ने उसे अनुमति दी और कहा, वो बेटा, जाओ और हमारे बगीचे की चौकसी करो। सुबह तक चोर को हमारे हाथ लगना चाहिए। राजा का दूसरा पुत्र भी उस सोने के फल वाले वृक्ष की सुरक्षा के लिए गया। पूरी रात वह जागता रहा, लेकिन बाद में उसे भी नींद आ गई और फल फिर से चुरा लिया गया। यह देखकर राजा कीर्तभान और सभी दरबारी काफी चिंतित हो गए। सभी इस बात पर विचार करते हुए निराश बैठे थे। तभी राजा का सबसे छोटा पुत्र आया और कहा, पिताजी, कृपया मुझे भी आज रात के लिए अनुमति दें। मैं भी उस वृक्ष की रक्षा करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि वह चोर कौन है। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आज रात मैंने पहरा दिया तो मैं उस चोर को पकड़कर आपको सौंप दूंगा। राजा अपने इस छोटे पुत्र से अक्सर नाराज रहते थे, क्योंकि वह उसे सबसे अधिक अक्षम मानते थे। राजा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, और जब तुम्हारे 2 भाई असफल हो गए तो तुम क्या कर पाओगे? इसलिए बेटा, तुम जाओ और अपना काम करो। यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन राजा का युवा राजकुमार इस पर सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, वो पिताजी, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। जब राजकुमार ने बार बार अनुरोध किया तो आखिरकार राजा ने उसे पहरा करने की भूमिका निभाने की अनुमति दे दी। अब दोस्तों, वह युवा राजकुमार बगीचे में पेड़ की सुरक्षा के लिए पहुंच गया और रात में उसकी रक्षा करने लगा। उसने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह किसी भी स्थिति में नहीं सोएगा और उस रात उस चोर को अवश्य पकड़ेगा। दोस्तों, अपनी नींद पर विजय पाकर राजकुमार उस पेड़ पर नजर बनाए हुए था। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक सोने का तोता उड़ते हुए आया और उस पेड़ पर बैठ गया। उसे देखते ही वह सोने का तोता एक फल को अपनी चोंच में कस के पकड़कर वहां से जाने लगा। राजकुमार पहले से ही सतर्क था।
उसने अपने धनुष में तीर चढ़ाया और तोते को निशाना बनाया। वह सोच रहा था कि वहां कोई मनुष्य होगा, पर यहां तो एक पक्षी था। राजकुमार ने अपने धनुष से तीर छोड़ दिया। वह तोता बहुत ही चतुर था। वह 3 बार से बच निकला और पंख झटकते हुए वहां से उड़ गया। तीर की चोट से उसका एक सुनहरा पंख गिरकर नीचे आ गया। राजकुमार ने वह पंख उठा लिया और सुबह होते ही उसने सारी घटना राजा को सुनाई और उस सुनहरे पंख को भी उन्हें दे दिया। सोने का पंख देखकर राजा बहुत ही अचंभित हुए और उस पंख पर मंत्रमुग्ध हो गए। उस पंख को हाथ में लेकर बार बार देखते रहे। उन्होंने कहा, बेटा, जब यह पंख इतना खूबसूरत है तो वह पूरा पक्षी कितना अद्भुत होगा। ऐसा पक्षी हमारे राजमहल में होना ही चाहिए। वास्तव में हमारा राजमहल उस सोने के तोते के साथ और भी सुंदर दिखाई देगा। राजा कीर्तभान ने तुरंत अपनी इच्छा व्यक्त की और कहा, बेटा, अब मैं चाहता हूं कि कोई उस तोते को पकड़ कर लाए। राजा की बात सुनकर सबसे पहले उनका बड़ा बेटा इस काम के लिए आगे आया और कहा, पिताजी, मैं उस तोते को ढूंढ कर लाऊंगा। इस तरह राजा कीर्तभान का बड़ा बेटा सुनहरे तोते को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर बड़े राजकुमार ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे सियार आराम कर रहा था। राजकुमार ने सियार को देखते ही अपने धनुष पर एक तीर चढ़ा लिया और उसे छोड़ने ही वाला था। उसी क्षण सियार ने चीखकर कहा, भे राजकुमार, कृपया मुझे मत मारिए। मैं जानता हूं कि आप सोने के तोते की खोज में हैं। अगर आप मेरी सलाह माने और मैं जो रास्ता बताऊं उस पर चलें तो आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे। बस इसी रास्ते पर सीधे जाइए। आगे चलकर आपको एक गांव के पहले 2 गुफाएं मिलेंगी, जिनमें से एक बहुत ही खूबसूरती से सजी होगी और दूसरी जर्जर और झाड़ियों से भरी होगी। पर उस खूबसूरत गुफा में मत जाइएगा, बल्कि उस जर्जर गुफा में प्रवेश कीजिए। अंदर जाते ही आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। राजकुमार ने सोचा कि शायद सियार उसे गुमराह करना चाहता है। उसने सियार को डांटते हुए कहा, वो चालाक सियार, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। और इसके बाद उसने तीर चला दिया, लेकिन वह चालाक सियार बच निकला। इसके बाद राजकुमार ने अपनी यात्रा जारी रखी। वह एक नगर के पास पहुंचा, जहां उसने देखा कि वास्तव में 2 गुफाएं थीं। उनमें से एक बहुत साफ और सुंदर लग रही थी और अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थीं। उस सुंदर गुफा को देखकर राजकुमार के मन में भी उसके अंदर जाने की इच्छा हुई। राजकुमार जाते ही जाते उस सुंदर सी गुफा में जाकर ठहर गया। गुफा में पहुंचने के बाद वो भी उस नाच गान में शामिल हो गया। वो भूल गया कि वो एक सोने के तोता की तलाश में निकला था। इस तरह कई दिन गुजर गए। उसने न तो उस तोते की खोज की और न ही घर वापस आया। फिर राजा कीर्तभान ने अपने दूसरे पुत्र को आज्ञा दी कि तुम्हारा बड़ा भाई अब तक वापस नहीं आया है। वह सोने का तोता ढूंढने गया था। अब तुम जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। राजा की आज्ञा मिलते ही राजा का दूसरा पुत्र जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचते ही उसे वही सियार मिला जो उसके बड़े भाई को मिला था। सियार ने दूसरे राजकुमार से भी वही बातें कहीं, लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने भाई की तरह उसकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ते हुए वह भी उसी सुंदर गुफा में चला गया और वहां हो रहे नृत्य संगीत में लीन हो गया। वह भी भूल गया कि वह क्यों आया था। जब दूसरा राजकुमार भी वापस नहीं आया तो राजा कीर्तभान के सबसे छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं सोने के तोते की खोज करने जाऊंगा। राजा ने कहा, बेटा, जब तुम्हारे दोनों भाई उस तोते को नहीं ढूंढ पाए तो तुम कैसे ढूंढ पाओगे, इसलिए तुम शांति से घर पर बैठो। राजा के कई बार मना करने पर भी छोटा राजकुमार अड़ गया। तब राजा ने मजबूर होकर उसे जाने की अनुमति दे दी। मित्रों, अपने भाइयों की तरह छोटा राजकुमार भी घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचने पर उसे भी वही सियार मिलता है। राजकुमार ने अपना धनुष निशाने के लिए साध लिया। तभी सियार ने कहा, हे राजकुमार, तो मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। राजकुमार ने सियार की बातों को गौर से सुना और कहा, ठीक है,
जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा और अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर सियार खुश होकर कहता है, भे राजकुमार, आप मुझे एक बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हो, क्योंकि आपने मेरी बातों का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं और जितना हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूंगा। आइए, मैं आपको उस गुफा तक ले चलता हूं। आओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ऐसा कहकर सियार अपने आकार को बड़ा कर लेता है और राजकुमार उस पर सवार होकर उड़ने लगता है। जल्द ही वे जंगल और पहाड़ों को पार कर नगरी में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें 2 गुफाएं दिखाई देती हैं। वहां एक और सुंदर गुफा थी, पर राजकुमार उसमें नहीं गया, उसके लोभ में नहीं आया। राजकुमार सियार की सलाह मानते हुए पुरानी गुफा में डेरा डालता है और वहां रहने का स्थान बना लेता है। रात भर आराम करने के बाद सवेरा होने पर वह आगे बढ़ता है और उसे वही सियार फिर मिल जाता है। तो उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, अब मैं तुम्हारे लिए बताता हूं कि अब यहां से आगे तुम्हें क्या करना है। बस इस रास्ते पर चलते जाओ, तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत महल मिलेगा जहां पर सिपाही हमेशा पहरा देते हैं। इन सिपाहियों से डरो मत और सीधा महल के भीतर चले जाओ, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। बेफिक्र होकर महल के भीतर जाओ और महल के कमरों को पार करके उस जगह पर पहुंचो जहां एक लोहे के साधारण पिंजरे में सोने का एक तोता है। उस तोते को पिंजरे से उठाकर महल के बाहर ले आओ। लेकिन ध्यान रहे, सोने के इस तोते के पास एक बेहद सुंदर हीरे और जवाहरात से जड़ा हुआ पिंजरा भी होगा। तुम गलती से भी उस तोते को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उस लोहे के पिंजरे से तोते को निकालकर उस हीरे और जवाहरात से जड़े हुए पिंजरे में डालने की कोशिश करोगे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। इसके बाद उस सियार ने फिर से राजकुमार को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और कुछ ही समय में वो उसे उस महल के निकट पहुंचा देता है। राजकुमार ने महल के निकट पहुंचकर देखा कि सच में वहां के पहरेदार सिपाही गहरी नींद में थे। बिना किसी भय के वह सीधे महल में प्रवेश कर जाता है और कुछ ही पलों में उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां एक सोने का तोता पिंजरे में कैद था और उसके पास में 3 सोने के फल भी रखे हुए थे। राजकुमार तुरंत ही पहचान लेता है कि ये फल उसके बगीचे से चुराए गए हैं। उसे सोने का तोता बेहद सुंदर लगता है और वह उसे ध्यान से देखता रहता है। जब राजकुमार सोने का तोता लेकर वहां से जाने लगा, तभी उसकी नजर पास में रखे एक अन्य पिंजरे पर पड़ती है, जो हीरों से सजा हुआ था और देखने में बहुत ही सुंदर था। उस पिंजरे में बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे। राजकुमार को तोता रखने के लिए वही पिंजरा अच्छा लगा। वो पिंजरे की चमक धमक में उस सियार की बात भूल गया। उसने तुरंत लोहे की पिंजरे से तोते को निकालकर उस बेशकीमती हीरे से जड़े हुए पिंजरे में बंद कर दिया। तोता नए पिंजरे में आने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह राजकुमार पिंजरे को उठाकर उस स्थान से कुछ दूरी पर भी नहीं जा पाया था जब उसी समय कई सिपाही उसके पास पहुंच गए और उन्होंने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब राजकुमार को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि सियार ने उससे क्या कहा था और उसने क्या कर दिया। अब क्या हो सकता है? अब तो मैं सिपाहियों के द्वारा बंदी हूं। तब सिपाही उस राजकुमार को खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा ने पूछताछ की तो राजकुमार ने सारी घटना बता दी। राजा ने कहा, भे राजकुमार, तुम आज मेरे महल में चोरी करने आए थे। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने जो अपराध किया है उसके लिए मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। हे राजकुमार, अगर तुम मेरी एक विशेष इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अगर तुम मेरे लिए एक सोने का हिरण ले आओ तो मैं तुम्हें सम्मान पूर्वक छोड़ दूंगा और बदले में तुम्हें यह सोने का पंछी भी दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने हेतु राजा की इस शर्त को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद राजकुमार सोने के हिरण की खोज में निकल पड़ा। महल से बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक सियार उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने जाकर सियार को पूरी कहानी समझाई। तब सियार ने निराशा भरे स्वर में कहा, गरे भाई, अब मैं तुम्हारी किसी भी मदद नहीं कर सकता। तुमने मेरे बताए अनुसार कार्य नहीं किया, जैसा कि मैंने पहले तुम्हें समझाया था।
अगर तुम वैसा ही करते तो आज इस बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। राजकुमार ने कहा, भाई, मैंने बड़ी भूल कर दी है। कृपया मुझे क्षमा करें और एक बार फिर मेरी सहायता कीजिए। बिना आपके सहयोग के मैं सोने के हिरण को नहीं ला सकता। इस स्थान के राजा ने मुझे सोने के हिरण को लाने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया और सोने का हिरण नहीं ला पाया तो राजा मुझे वह सोने का पंछी नहीं देगा और मुझे फांसी दे देगा। इस पर सियार ने राजकुमार की बात सुनी और कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब तुम यह करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मेरे साथ चलो, हम यहां से कुछ दूरी पर जाएंगे। एक अन्य राज्य में तुम्हें एक महल का पता चलेगा। इस महल के नजदीकी बगीचे में तुम्हें एक स्वर्ण मृग मिलेगा, जबकि वहां के सेवक नींद में होंगे। तुम्हें धीरे से जाना है और उस स्वर्ण मृग को पकड़ कर ले आना है। लेकिन हे राजकुमार, याद रखना कि उस मृग को बांधने के लिए वहां 2 रस्सियां होंगी, एक पुरानी रस्सी और दूसरी स्वर्ण की रस्सी। तुम्हें उस मृग को साधारण रस्सी से बांधना है, स्वर्ण की रस्सी को हाथ नहीं लगाना है। फिर तुम उस मृग की पीठ पर सवार हो जाना, क्योंकि वह मृग एक घोड़े की तरह दौड़ेगा। तुम्हें उस मृग को लेकर बगीचे से बाहर निकल आना है। राजकुमार ने कहा, भाई, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। मित्रों, तब सियार ने उस राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और कुछ ही क्षणों में उसे उस किले के बगीचे के पास पहुंचा दिया। बगीचे के पास पहुंचते ही सियार ने उसे नीचे उतारा और वहां से चला गया। राजकुमार ने किले के अंदर जाकर देखा कि सभी सेवक सो रहे हैं। फिर वह थोड़ी देर में महल के पास के बगीचे में पहुंचा, जहां उसने एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण मृग को देखा। राजकुमार ने उस मृग को पकड़ लिया। जब वह उसे ले जाने के लिए बगीचे से बाहर आ रहा था तो उसकी दृष्टि एक कोने में पड़ी सुनहरी रस्सी पर गई। वह रस्सी बहुत आकर्षक लग रही थी, जिसमें हीरे और मोती झिलमिला रहे थे। उसके पास ही एक पुरानी और साधारण रस्सी पड़ी थी। ऐसी खूबसूरती के बीच एक पुरानी साधारण रस्सी, इसे बांधना तो खराब लगेगा। राजकुमार सोने की रस्सी की चमक में खो गया। उसने वह साधारण रस्सी छोड़ दी और सोने की रस्सी उठा ली और उसे बांधने लगा। दोस्तों, क्या हुआ जानते हो? वह मृग तुरंत जोर से चीखने लगा। मृग की चीखें सुनकर महल के सेवक जाग उठे। कुछ ही समय में सैनिकों ने राजकुमार को बंदी बना लिया। फिर सैनिकों ने राजकुमार को बांधकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, युवक, तुमने मेरे सोने के मृग को चुराने का प्रयास किया, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। लेकिन राजकुमार, अगर तुम मेरे एक काम को पूरा कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। थोड़ी ही दूरी पर हीरों से सजा एक खूबसूरत महल है, जहां एक बेहद आकर्षक राजकुमारी निवास करती है। यदि तुम, हे राजकुमार, मेरे लिए उस राजकुमारी को यहां ले आओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी जान बख्श दूंगा और बदले में तुम्हें यह सोने का हिरण भी प्रदान करूंगा। देखो, राजकुमार फिर से एक नए संकट में फंस गया है। उसे उस राजा की बात माननी पड़ी। अब वह राजकुमार हीरों से जड़ित उस महल को खोजने निकल पड़ा है। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद वह फिर उसी सियार से मिलता है, जो कहता है, गरे भाई, तुमने मेरी बात तो सुनी नहीं। अगर तुमने मेरी सलाह मान ली होती तो आज यह नई परेशानी सामने नहीं आती। अब मैं तुम पर बहुत नाराज हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें उस हीरे से बने महल तक पहुंचाऊंगा। तुम बस उस महल के बाहर छिपे रहना। जब राजकुमारी नहाने के लिए सरोवर में आए तब तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़ोगे, वह तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगी। लेकिन हे राजकुमार, एक महत्वपूर्ण बात को तुम मेरी बातों में गांठ बांध लो। तुम्हें उस राजकुमारी को वहां से अपने साथ ले जाना है। चाहे वह कितनी भी विनती करे, उसे महल में वापस न जाने देना। सियार ने कहा है कि राजकुमारी तुम्हें अपनी मधुर बातों में फंसाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि वह अभी अपने माता पिता से मिलकर आती है, लेकिन तुम उसकी इन मधुर बातों में न फंसना।
अगर तुमने उसे जाने दिया तो तुम एक नई मुश्किल में फंस जाओगे। यह कहकर सियार ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाया और हवा में उड़ते हुए उस महल की दिशा में चल दिया। महल के निकट पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की ओट में खड़ा हो गया। दोस्तों, इसी बीच राजकुमारी सरोवर में स्नान करने के लिए महल से बाहर आई और उसी समय राजकुमार ने साहस बटोरकर राजकुमारी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। राजकुमार को छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने को राजी हो गई। राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ बाहर चलने को तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलने दो। राजकुमार को सियार की कई बातें अच्छी तरह से याद थीं। वह सोचने लगा कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। इसलिए राजकुमार ने कहा, नहीं राजकुमारी, यह संभव नहीं है, तुम्हें अभी और इसी समय मेरे साथ चलना होगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी। राजकुमारी को आंसू बहाते देखकर राजकुमार का दिल पसीज गया और एक स्त्री के आंसुओं ने उसे मोम की तरह पिघला दिया। इस प्रकार दया के वश में आकर उसका मन भी पिघल गया। अंत में राजकुमार मान गया और कहा, राजकुमारी, तुम रो मत। थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलो और फिर जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। जैसे ही राजकुमारी ने महल में कदम रखा, उसी समय महल के पहरेदार जाग उठे और तुरंत राजकुमार को बंदी बना लिया। इस पर राजा का बेटा बहुत पछताने लगा। उसे तो सियार ने पहले ही बहुत चेतावनी दी थी, पर वह बार बार गलतियां करता रहा। इधर सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश कर दिया। राजा उस घटना से काफी क्रोधित थे और उन्होंने शीघ्र ही अपने सैनिकों को आज्ञा दी, फौरन फांसी पर लटका दो। यह सुनकर राजकुमार अत्यधिक दुखी हो गया और विनती करने लगा। राजा ने कुछ विचार करने के बाद कहा, मैं अपना दिया हुआ आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरे लिए एक खास काम कर दो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। हमारे महल के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसकी वजह से हमारे किले की खूबसूरती कम हो गई है। अगर तुम 8 दिनों के अंदर इस पहाड़ को नष्ट कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और राजकुमारी चंद्रकला का विवाह भी तुमसे करवा दूंगा। राजा की बात सुनकर वह राजकुमार महल से बाहर निकला और पहाड़ को देखने लगा। हालांकि उसके हाथ में तलवार थी, वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने विशाल पहाड़ को वह 8 दिनों में कैसे तोड़ेगा। राजकुमार काफी चिंतित था, लेकिन चूंकि उसकी जान को खतरा था, उसने अपनी तलवार से पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। 7 दिन बीत जाने के बाद भी वह पहाड़ का एक भाग भी नहीं तोड़ पाया। राजकुमार थकान और दुहक से भरकर बैठ गया, अपने किए पर पछतावा करने लगा। वह सोचने लगा, काश मैंने अपने दोस्त की बातों पर ध्यान दिया होता तो आज मुझे कितना फायदा होता। उसने हमेशा मुझे सही सलाह दी, लेकिन मैंने हमेशा उसकी बातों का उल्टा किया। वह यही सब सोच रहा था कि तभी उसे अपने पैरों के पास सियार की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने देखा, वही सियार सामने खड़ा था। सियार ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, कैसे हो? इस बार मैं तुम्हारी मदद करने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन मैंने तुम्हें 7 दिन से इस पहाड़ को तोड़ते हुए देखा है, इसलिए मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। जाओ, आराम करो, तुम थक चुके हो। तुम सो जाओ, मैं कुछ ही घंटों में यह काम खत्म कर दूंगा। राजकुमार सियार की बात मानकर आराम करने चला गया और जल्दी ही सो गया। सुबह उठकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि वहां कहीं उस पहाड़ का तो नामो निशान ही नहीं था। वहां महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। यह देखकर राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। वो सीधा वहां से राजा के दरबार में पहुंचा। तब राजा उसके काम से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने तुरंत ही अपने वादे के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी चंद्रकला के साथ में कुछ दूर तक चला तो उसे रास्ते में फिर से वही सियार मिल गया। सियार कहने लगा, बधाई हो राजकुमार। राजकुमारी चंद्रकला के साथ ही तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अब तो मैं सोने का मर्ग और सोने का तोता भी प्राप्त करना होगा, क्योंकि वो दोनों चीजें तुम्हारे ही मतलब की है। उन्हें प्राप्त करना अब तुम्हारे लिए कोई कठिन काम भी नहीं रहा है।
तब राजकुमार कहने लगा, भाई अब मुझे सोने का मृग और सोने का तोता कैसे मिल सकता है? क्योंकि अगर मैं सोने का मृग लूंगा तो बदले में राजकुमारी देनी पड़ेगी, सोने का तोता लूंगा तो सोने का मृग देना पड़ेगा। मैं तो राजकुमारी चंद्रकला के लिए भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूं। तब सियार ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम भूल कर मत करना। राजकुमारी का तुम्हारे साथ विवाह हुआ है और अब ये तुम्हारी धर्म की पत्नी है, इसे राजा को नहीं देना। पहले तुम राजकुमारी चंद्रकला को लेकर सोने के मृग वाले राजा के पास जाना। राजा राजकुमारी को देखकर खुश हो जाएगा और तुम्हें सोने का मृग दे देगा। फिर तुम तुरंत उस पर सवार हो जाना, सभी से विदाई लेना और अंत में राजकुमारी से विदा लेना। राजकुमारी चंद्रकला से विदा लेते समय उसका हाथ पकड़कर उसे मृग पर बिठा लेना और वहां से भाग जाना। यह मृग इतनी तेजी से दौड़ता है कि कोई भी घुड़सवार इसे नहीं पकड़ सकता। पहले यह काम करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। राजा के पुत्र ने अब सियार की योजना के मुताबिक कार्य करना आरंभ कर दिया। वही राजा जिसके पास सोने का हिरण था, उसने प्रसन्न होकर उसे सोने का हिरण उपहार में दे दिया। राजकुमार ने तुरंत हिरण पर सवारी की और राजा से विदाई लेने का अनुरोध किया। अंततः वह राजकुमार राजकुमारी को साथ लेकर उस हिरण को तेजी से दौड़ाते हुए महल से बहुत दूर निकल गया। राजा बस देखता ही रह गया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे वह सियार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को देख सियार ने कहा, बहुत अच्छा राजकुमार, अब तुम यहां से जाकर उस सोने के तोते को भी प्राप्त करो। तुम ये मृग लेकर सोने के तोता वाले राजा के पास जाओ। वो राजा इस मृग को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएगा और लोग प्रसन्नता में अक्सर गलतियां करते हैं। कहते हैं, भय और खुशी के मौके पर लोग अच्छी बुरे का विचार त्याग देते हैं। उस समय सोच समझकर काम नहीं करते। तुम उस राजा के हाथ से पिंजरा ले लेना और जब वो सोने का मृग आपसे मांगे तो मृग की पीठ पर बैठकर वहां से छू मंत्र हो जाना और ऐसे में कोई भी व्यक्तित्व में पकड़ नहीं पाएगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि ने बताया था। राजा का बेटा अपनी पत्नी के साथ जब उस राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा से सोने का तोता मांगा। राजा ने उस तोते का पिंजरा राजकुमार के हाथ में पकड़ा दिया। वो तो ये समझ रहा था कि राजकुमार ये सोने का मृग मुझे देगा। राजकुमार ने उसे मृग तो नहीं दिया, उल्टा उस मर्ग को दौड़ा दिया। वो मर्ग हवा में उड़ने लगा। बेचारा राजा देखता ही रह गया। इस प्रकार आगे जाने पर राजकुमार को वही सियार फिर मिल गया। तब राजकुमार ने उस सियार से कहा है, भाई तुमने मेरी इतनी लंबे सफर में बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे ये राजकुमारी सोने का और सोने का तोता मिल पाया है। तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है, मैं अपने एहसान को उतारना चाहता हूं। बताओ इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? तब से यार बोला, राजकुमार अगर तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो एक तीर चलाकर तुम मेरे प्राण ले लो, मुझे मार डालो। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करोगे, तो मेरे एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस सियार के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा के बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा, भाई आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? तुमने तो मेरी इतनी बार जान बचाई है, इतने लंबे सफर में मेरी कई बार मदद की है, इसके बदले में तुम्हारी जान ले लूं तो मुझसे ज्यादा कृतज्ञ इंसान कौन होगा? ये अपराध मैं नहीं कर सकता। मित्रों, राजकुमार की इन बातों को सुन करके बड़ा आहत होता है। कहने लगा है, भाई यदि तुम मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें 2 बातें बताता हूं। मेरी इन 2 बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम यहां से जाने के बाद किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना। दूसरी बात, तुम ऐसे आदमी के लिए कभी धन खर्च मत करना जिसको फांसी लगने वाली हो। सियार की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, मित्र कैसी बातें करत हो? मैं भला किसी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और मैं ऐसे आदमी के लिए धन खर्च क्यों करूंगा जिसको फांसी लगने वाली हो? इस प्रकार से वो सियार ने राजकुमार को 2 बातें समझाकर वह वहां से चला गया और राजा के बेटे ने अपनी पत्नी और सोने के तोते के साथ उस हिरण की पीठ पर बैठकर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद
वह उसी छोटे शहर में पहुंच गया जहां उसने गुफा में प्रवेश किया था, जिसमें वे दोनों गुफाएं थीं। जैसे ही वह उस शहर में पहुंचा, वहां के लोग राजकुमार को देखने के लिए बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि सोने की एक हिरण पर एक राजकुमार और एक खूबसूरत राजकुमारी बैठे हुए हैं। राजकुमार के हाथ में एक सुंदर सोने का तोता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तब तक राजकुमार ने देखा कि उस शहर के एक बगीचे में लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे थे और वहां कुछ शोर हो रहा था। राजकुमार ने पूछने पर वहां के लोगों ने बताया कि वहां पर 2 लोगों के लिए फांसी की तैयारी हो रही है। शहर के लोगों की बात सुनकर राजकुमार उस दिशा में चल पड़ा। वहां पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि जिन 2 लोगों को फांसी होने वाली थी, वे उसके 2 बड़े भाई थे। वे लोग तब से अब तक उसी सजावटी और सुंदर गुफा में रह रहे थे और विभिन्न बुरे कामों में लिप्त हो गए थे। खूबसूरत युवतियों के बीच रहकर उनका चरित्र बिगड़ गया था। शराब पीने वालों के साथ रहते रहते वो शराबी बन गए, जुए के आदी हो गए और उन्होंने अपना सारा धन खो दिया। गुफा में रहते हुए उन्होंने नगरवासियों से बहुत सारा धन मांगा। इन सब से परेशान होकर नगर के लोग उन्हें फांसी देने जा रहे थे, लेकिन छोटा राजकुमार इसे कैसे होने देता। उसने नगरवासियों से जाकर कहा कि वो उससे धन ले लें और उन्हें छोड़ दें। छोटे राजकुमार के अनुरोध पर नगर के लोगों ने धन स्वीकार किया और उन्हें छोड़ दिया। छोटा राजकुमार अपने भाइयों से मिलकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद वे आगे की यात्रा पर निकले और जंगल में चलते हुए एक कुएं के पास पहुंचे। बड़े राजकुमार ने सुझाव दिया कि वे वहां थोड़ी देर आराम करें और जलपान के बाद आगे की यात्रा जारी रखें। बड़े भाई की बात सुनकर के छोटा राजकुमार राजी हो गया। अब तक तो वो राजकुमार ये भूल चुका था कि उसने सियार से विदा लेते समय उसने क्या कहा था। छोटे राजकुमार ने मृग से उतरकर कुएं की किनारे बैठकर विश्राम किया। इसी दौरान उसके 2 भाइयों ने उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारी को सोने के मृग पर बिठाया और सोने के पिंजरे के साथ उड़ गए। कुएं में अपने भाई को धकेलने के बाद भी दोनों अपने नगर वापस आ गए। घर वापसी पर उन्होंने राजा से मिलकर कहा कि पिताजी, हम सोने का तोता पकड़ लाए हैं, जिसने हमारे बगीचे से सोने के फल चुराए थे। साथ ही हम सोने का मृग और इस खूबसूरत राजकुमारी को भी लाए हैं। ये सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और नगर के लोगों ने भी इस बात की खुशी बनाई। लेकिन इस बात को सुनकर राजकुमारी खुश नहीं थी। वो राजकुमारी बराबर रोती रही। उसने तो धीरे धीरे करके खाना पीना भी छोड़ दिया, यहां तक कि उस मृग ने भी खाना पीना छोड़ दिया। वो सोने का तोता भी उदास रहने लगा। तब राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा के बार बार कोशिश करने पर भी ना तो वो राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने का मृग, उसने भी कुछ नहीं खाया पिया। तोते में भी नहीं कुछ खाया। उधर छोटा राजकुमार तो उस कुएं में पड़ा था। उनके 2 सगे भाई उसे कुएं में धक्का देकर चले गए थे, परंतु ईश्वर की दया से वह मरा नहीं, क्योंकि कुएं में इतना पानी नहीं था कि कोई डूब सके। वह गरीब अपने भाग्य को शाप देते हुए कुएं में पड़ा रहा। तब उसे अपने मित्र की बातें याद आईं और वह अपने दोस्त की सलाह न मानने के लिए पछताने लगा। उसने कहा, अगर मैंने आज उसकी सलाह मान ली होती तो इस मुसीबत में नहीं पड़ता। जैसे ही राजकुमार ने उस सियार के बारे में सोचा, वह सियार वहां प्रकट हो गया। सियार ने कहा, भाई, मैंने तुम्हें कई बार समझाया था, पर तुम मेरी बातों को भूल जाते थे। मैंने तुमसे कहा था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठो और उन लोगों की मदद मत करो जो मुश्किल में हैं। कहा जाता है कि गर्म किया हुआ पानी ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार बुरे लोग चाहे जितना भी अच्छा बनने की नाटक करें, सही समय पर उनकी असलियत सामने आ ही जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति यह मानते हैं कि बुरे लोगों के साथ बुराई से ही व्यवहार करना चाहिए। नीम की जड़ में दूध डालने से उसकी कड़वाहट दूर नहीं होती। भले ही आप अपना सब कुछ न्योछावर कर दें, पर 3 प्रकार के लोग कभी अपने नहीं हो सकते। पहले, वो जो किसी बुरी लत में फंस जाए, जैसे जुआ, शराब, गांजा, चरस आदि और बुरी महिलाओं के झूठे प्रेम में पड़ जाए। ऐसे व्यक्ति अपनों को भी भूल जाते हैं। दूसरे, वो जो झूठ बोलकर धन कमाने में लगे रहते हैं।
जो धन के लालची होते हैं। तीसरे, वे जो बेवजाय चापलूसी करने वाले, पुराने शत्रु। इन्हें अपना समझने वाला बड़ा मूर्ख समझा जाता है। पुराने शत्रु कभी मित्र नहीं बन सकते। जो इसे अपना मानता है वह बहुत बड़ा मूर्ख समझा जाता है। तुमने मेरी बातें अनसुनी की, पर मैं अंतिम बार तुम्हारी सहायता करूंगा। सुनो राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी रस्सी फेंक रहा हूं, इसे पकड़कर तुम कुएं से बाहर आ जाओ। ऐसा कहकर उस सियार ने कुएं में एक छोटी रस्सी डाल दी, जो जल्दी ही लंबी हो गई और राजकुमार तक पहुंच गई। राजकुमार ने उस रस्सी को थाम लिया और बाहर आ गया। फिर सियार ने कहा, गब जाओ राजकुमार, अपने घर को लौट जाओ, लेकिन सावधान रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के पीछे हैं और निश्चित ही तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मित्रों, सियार की इतनी बात को सुनने के बाद वो राजकुमार अपने राजमहल को लौट जाता है और अपनी नगरी में पहुंचने के बाद उसे एक भिखारी मिलता है। तब उस भिखारी के लिए राजकुमार ने अपने वस्त्र दान में दे दिए और उसके फटे पुराने कपड़े लेकर पहन लिए। राजकुमार भेष बदलकर अपने राजमहल में पहुंचा। पहुंचते ही एक विचित्र बात होती है। जैसे ही वो राजकुमार अपने महल में पहुंचा तो उसे देखते ही सोने का मृग जो था वो एकदम से आवाज देने लगा, हिनाने लगा और दाना पानी भी खाने लगा। अब तो सोने का तोता भी खुशी से आवाजें करने लगा और वो भी खाने पीने लगा। राजकुमारी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ डाला। उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। राजा ने राजकुमारी से इस बात का कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी है, महाराज, मैंने आपके लिए पहले ही सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मझले राजकुमार ने आपके छोटे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, परंतु आपका लाडला राजकुमार यहां आ गया है, जिसे देख मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है। इसी राजकुमार के साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ है और मैं इसके साथ अपने जीवन में सुख पा सकती हूं। राजा ने पूछा, वह कहां है? राजकुमारी ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जो फटे पुराने कपड़े पहने था और कहा, महाराज, यही है आपका लाडला राजकुमार। राजा ने तुरंत अपने छोटे बेटे को पहचान लिया। अब राजा का अपने छोटे बेटे के प्रति नजरिया बदल गया। पहले जहां वह उसे नासमझ समझता था, वहीं अब उसे समझदार और बहादुर मानने लगा। अपने छोटे वाले लड़के से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। उसके बाद में राजा ने उस राजकुमार के लिए अपना राज सिंहासन सौंपने का निश्चय कर लिया। बड़े और मझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई के लिए धोखा दिया था, महाराज को भी धोखा दिया था। इस वास्ते महाराज उन दोनों से बहुत ज्यादा नाराज थे। राजा ने उन दोनों के लिए अपने राज्य से निकाल दिया। इसके बाद में बड़ी हंसी खुशी के साथ में धूमधाम के साथ में राजकुमारी का उस राजकुमार के साथ विवाह हुआ और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगी। मित्रों, राजकुमार उस सियार को कभी नहीं भूल पाया जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन वह समय निकालकर उसी सियार को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया। लंबे समय तक खोजने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे वह सियार मिला जो उस समय बहुत उदास और पहले से भी अधिक दुबला हो चुका था। राजकुमार को देखते ही उसने तुरंत पहचान लिया और पूछा कि आज वह यहां कैसे आया। तब राजकुमार ने उत्तर दिया, भाई, मैं आज तुम्हें ढूंढने आया हूं, चलो मेरे साथ रहो, यहां तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जंगल में तो खाने पीने की समस्या है और शिकारियों से भी डर लगा रहता है। उसने उत्तर दिया, नहीं राजकुमार, मैं यहां ठीक हूं, और अब जब तुम्हारा काम पूरा हो गया है तो तुम सुखी रहो और अपने राज्य में वापस जाओ। तब राजकुमार बोले, नहीं मेरे दोस्त, तुमने मुझ पर एक महान एहसान किया है और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ वापस देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास। जब राजकुमारी तुम्हें देखेगी तो वह बहुत खुश होगी। वह भी तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है। तब सियार ने कहा, दोस्त, अगर तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मुझे तीर से मार दो, यही मेरा भला होगा। दरअसल एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया है।
मैं सियार नहीं हूं, मुझे जादू से सियार बना दिया गया है। मैं उसी राज्य का राजकुमार हूं जहां की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। वास्तव में तुम्हारी पत्नी, जो राजकुमारी है, मेरी छोटी बहन है। अगर तुम मुझे तीर से मार दो तो मैं उस जादू से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा और उसके बाद मैं अपने देश वापस लौट जाऊंगा। राजकुमार को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और सियार के ऊपर छोड़ दिया। उस तीर के लगते ही वो सियार मर गया और उसी समय एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो गया। फिर भी दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और महलों के लिए वापस लौट आए। अपने भाई को देखकर वो राजकुमारी भी बहुत प्रसन्न होती है। मित्रों, कुछ दिन वहां रहकर वो राजकुमार अपने नगर को लौट जाता है। मित्रों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपसे निवेदन है कि यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते ही आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।